सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका क्लास 12th की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम। चैप्टर का नाम है आपका आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम और इसका अध्ययन बिंदु, इसके अंदर का अध्ययन बिंदु है वो है सामाजिक आंदोलन और उसके उदय के कारण, कि सामाजिक आंदोलन क्यों हुए थे और उसके उदय के कौन से कारण थे। तो हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि देखिए, ब्रिटिश शासन प्रणाली या अंग्रेजों की व्यवहारगत नीतियां, जिन्होंने भारतीयों को पूरी तरह से प्रभावित किया, उनके धार्मिक आचरण के ऊपर प्रहार किया, उनकी सामाजिक मानदंडों के ऊपर प्रहार किया, उनकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, उनका आर्थिक शोषण किया और फिर अंग्रेजों का व्यवहार, अंग्रेजों की शासन प्रणाली भारतीयों के लिए हमेशा भेदभावपूर्ण रही। ये सारी परिस्थितियां जिसके कारण 19वीं शताब्दी तक आते आते उसके पूर्वार्ध में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन आए, अनेक बदलाव आए। उन बदलावों से क्या हुआ कि लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, लोगों के अंदर जन जागृति आई, उनकी चेतना जागी और उस चेतना के जागने से उनके मन और मस्तिष्क में जो नए विचार पनपे, उन विचारों को हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। पुनर्जागरण यानी पुनर्जागना, फिर से जागना, नवीन विचारों का उदित हो जाना। तो ये पुनर्जागरण का समय है, वो हम कह सकते हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना में बदलाव आया और इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, एक ऐसे आंदोलन का प्रारंभ जिसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। और वो आंदोलन क्या था? विचारों का आंदोलन, विचारों में परिवर्तन। और इन विचारों के फलस्वरूप सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में कई बदलाव आए। शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन, भारत के अंदर कई बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग के लोग थे जिन्होंने भारत की वास्तविक स्थिति को समझा और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कई ऐसे संस्थाएं, संगठन है वो सामने आए जिन्होंने अपने इन संगठनों के माध्यम से भारतीय जनता के मन में नवीन विचारों को जागरूकता प्रदान की। राजा राम मोहन राय जैसे शिक्षित व्यक्ति जिन्होंने सती प्रथा का विरोध उस दौरान किया था और उन्होंने सिर्फ अपने मन के विचारों को नहीं माना, बल्कि उन्होंने तर्क आधारित ज्ञान है वो लोगों को दिया कि सती प्रथा पूर्व में जब हमारी वैदिक सभ्यता थी, हमारे धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, इसके अंदर कहीं पे भी सती प्रथा का उल्लेख है वो नहीं मिलता है। तो इस आधार पे कि सती प्रथा कहीं पे भी एक धार्मिक विश्वास के रूप में मौजूद नहीं थी और उस समय भारत के अंदर सती प्रथा एक रूढ़ी के रूप में चल गई थी। रूढ़ी यानी कि एक भयंकर रूप है जिसने ले लिया था। स्त्री को मरना ही होता था अगर उसका पति मर गया, स्त्री को उसके साथ जलना ही होता था अगर उसका पति मर गया। तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने समाज की इस दुर्दशा को देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने तर्क आधारित, तर्क सम्मति के आधार पर कि हमारे धार्मिक विश्वासों में कहीं पे भी इस तरह के घटनाक्रमों का उल्लेख नहीं है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जल मरना उचित है। तो इससे धीरे धीरे लोगों की चेतना में बदलाव आया, उन्होंने स्वयं इसका विरोध किया। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने भी ये कहा कि कालांतर में जातियां हैं वो कुंठित हो गई या एक तरह से हमारा समाज है वो जाति के रूप में विभाजित हो गया। लेकिन पूर्व की परिस्थितियों में या पूर्व के काल में जो
विभाजित हो गई। तो अनेक विद्वान, वही रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने भी अपने विचारों को रखा और इस प्रकार से भारत की सभ्यता और संस्कृति में कई नए विचारों का आ जाना, लोगों को जगाने का प्रयास है उन्होंने अपने अपने माध्यम से किया। वही कई शिक्षित वर्ग के अन्य लोग, उन्होंने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को जगाने का प्रयास किया। प्राचीन वैभव के बारे में लोगों को जानकारी दी कि हम क्या थे और हमारी सभ्यता क्या थी, और उन्होंने इस बलबूते के आधार पर भारतीय लोगों को अपने प्राचीन वैभव से अवगत कराने की कोशिश की। लोगों में आत्मसम्मान की भावना को विकसित किया कि हम किस संस्कृति से हैं, हमारा मूल क्या है, हम किस सभ्यता से जो है अपना संबंध रखते हैं। उस आधार पर उन्होंने भारतीयों के मन में कई प्रकार के नवीन विचारों को डाला और उन्होंने धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, यानी समाज के अंदर जो बुराइयां थी, धर्म के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को उन्होंने दूर करने का प्रयास है अपने विचारों के माध्यम से किया, लोगों की सोच को जगा कर किया, ताकि लोगों की जो पुरातनपंथी विचारधारा थी, जिन्होंने लोगों को जकड़ रखा था, उस आधार पर लोगों की सोच में परिवर्तन आने लगा था। तो इस प्रकार से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कई बुद्धिजीवियों ने अपने प्रयासों के माध्यम से लोगों की चेतना को जगाने का प्रयास किया, जिसे हम पुनर्जागरण का नाम है वो दे सकते हैं, या भारतीय पुनर्जागरण जिसे कहा जा सकता है। तो पुनर्जागरण यानी नवीन चेतना का उदय होना, नए विचारों का जागृत होना। तो अब इसी पुनर्जागरण या इसी स्थिति के चलते भारत के अंदर सामाजिक आंदोलन हुए। किसी न किसी प्रकार से असंतोष था, तो उसी असंतोष के फलस्वरूप आंदोलन हुए। अब उन आंदोलनों के कारणों की तय तक हम जाते हैं कि जो आंदोलन हुए थे, सामाजिक आंदोलन, उन आंदोलनों के मुख्य कारण क्या थे। तो हम मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला कारण आता है यहाँ पर 1813 ईस्वी बाद ईसाई धर्म प्रचारों का भारत आगमन और धर्म परिवर्तन करवाना, पहला पॉइंट। वैसे तो अंग्रेज भारत में आए थे व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर, धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी के पांव तो उन्होंने पसारे, अपना व्यापार से मुनाफा कमाना भी उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन साथ ही साथ अब उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ की परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल थी। उन अनुकूल परिस्थितियों के चलते उन्होंने भारत में अपने पांव है वो पसारे या अपनी जड़ें पसारना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। इससे साम्राज्य विस्तार के फलस्वरूप भारत उनका औपनिवेशिक राज्य बन गया, उनका गुलाम देश बन गया। अब उनको धन भी मिल रहा था, उनका साम्राज्य भी यहाँ बढ़ रहा था। तो तीसरा उनका मुद्दा था कि वो यूरोपियन थे और उनका धर्म ईसाई था, तो वो चाहते थे कि वो अपने धर्म को संपूर्ण विश्व में फैलाए, उस धर्म को संपूर्ण विश्व के अंदर लागू करें। और इसके चलते बहुत सारे ईसाई मिशनरीज यानी जो है पादरीगण, बिशप, पादरी जो कि धर्म के प्रचारक हुआ करते थे, उनको मिशनरीज कहा जाता है। तो ईसाई मिशनरीज भी भारत के अंदर आए और उन्होंने शनै भारतीय लोगों के मन में जो है ईसाई धर्म के प्रति संवेदनाएं उत्पन्न की, अपने धर्म के प्रति लोगों के मन में सम्मान उत्पन्न किया, और फिर धीरे धीरे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोग जिनको इस धर्म में अपने लिए फायदा नजर आया, उन्होंने आसानी से धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग हैं वो ईसाई बनते चले गए। और उसके बाद कि हम देखते हैं 1813 ईस्वी के बाद ईसाई मिशनरियों का हुजूम सा है वो भारत की तरफ आने लगा था। हुजूम यानी भीड़ की भीड़, और उनका कार्य था कि वो विभिन्न स्थानों पर जाते थे, भारत के कोनों तक जाते थे, आदिवासी लोगों के बीच में जाते थे और जंगली जो इलाके होते थे जहाँ की जनता एकदम से कटी हुई थी, हाशिए पर लोग थे, उनसे मिलते थे। भारत के जो निम्न तबके के लोग थे जिनको भारतीय धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार जिनको वो सम्मान नहीं मिला था, वो समाज में उनको नहीं दिया था, तो ऐसे लोगों को उन्होंने अपने धर्म और अपनी सभ्यता के आधार पर उनका धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया। और लोगों ने ईसाई धर्म के फायदे को देखते हुए, उनकी सहयोगात्मक रूप को देखते हुए उन्होंने आसानी से ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया।
धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है। और इसके साथ ही अनेक अन्य धर्म के लोग थे, मुस्लिम भी थे। तो अनेक लोग ईसाई धर्म से प्रभावित होकर, जिन्हें अपने धर्म में सम्मान नहीं मिला था, वो ईसाई धर्म से प्रभावित होकर, उनकी वाणी से प्रभावित होकर, उनके ओजस्वीपूर्ण विचारों से प्रभावित होकर आराम से मतांतरण कर रहे थे, धर्म का परिवर्तन कर रहे थे। और इससे भारतीय बुद्धिजीवी लोगों को या शिक्षित वर्ग के लोगों को या भारतीय विद्वानों को लगा कि ये हिंदू धर्म के लिए खतरा है। उनका आगमन, इन ईसाई मिशनरियों का आगमन है, वो कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर कड़ा प्रहार है कि हमारे धर्म के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह है। उस प्रश्न चिन्ह के चलते जब इन्होंने अपना धर्म प्रचार करना शुरू कर दिया तो लोगों के अंदर जागृति आना शुरू कर दिया कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि संपूर्ण भारत है वो ईसाई धर्म की रंगत से रंग जाए। और फिर यहाँ पे इन विद्वानों ने, चाहे वो राजा राम मोहन राय ले लो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती ले लो, चाहे विवेकानंद ले लो, या अन्य कई लोग जिन्होंने लोगों के मन में धार्मिक विश्वास, अपने समाज के प्रति सम्मान, गौरव, अपनी संस्कृति के प्रति आत्मसम्मान का भाव है वो लोगों के अंदर भरा और उन्हें इस धर्म परिवर्तन को होने से रोका कि हम किस सभ्यता, किस संस्कृति, किस धर्म के हम निवासी हैं, हमें अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो इसके चलते कि जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, ईसाई मिशनरीज जबरदस्ती भी करवा रहे थे धर्म परिवर्तन, और वहीं लोगों का ब्रेन वॉश करके, लोगों का मस्तिष्क अपने अनुसार ढाल के उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो इसके कारण लोगों के अंदर जन चेतना आई, जन जागृति आई और अपने धर्म के प्रति उनके मन में आत्मसम्मान और गौरव की भावना है वो विकसित हुई। तो ये कारण है सामाजिक आंदोलन का उदय का, कि ईसाई धर्म प्रचारकों का भारत में आगमन और अन्य लोगों का धर्म मतांतरण करवाना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूरोपीय विद्वान, जिसमें विलियम जोन्स का नाम आता है, मैक्स मुलर का नाम आता है। इन विद्वानों ने, चूंकि ये यूरोपीय थे लेकिन फिर भी इन विद्वानों ने भारतीय धर्म और संस्कृति से संबंधित वेद, पुराण, उपनिषद और भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था इन लोगों ने। और इस अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने भारत की सभ्यता को विश्व की महानतम सभ्यता बताया। उन्होंने भारतीय धर्म को विश्व का महानतम धर्म बताया। जब इन विद्वानों ने अपने विचारों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महानतम सभ्यता और संस्कृति बताया तो भारतीय विद्वानों को लगा कि हम जिस सभ्यता और संस्कृति में रहते हैं हम भी उनको पूरा नहीं जान पाए। तो उन्होंने इसके आधार पे अपने आप को समझा, अपने धर्म और संस्कृति के महत्व को समझा, उनके मन में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति उनके विचारों के अंदर जो है सम्मान की भावना, गौरव की भावना उनके अंदर पनपी और उन्होंने भारतीय इतिहास, धर्म और संस्कृति का अध्ययन है मैक्स मुलर, विलियम जोन्स इन्होंने किया था। और इस आधार पर भारतीय विद्वान जो थे, शिक्षित विद्वान थे, उन्होंने भी अपने धर्म और इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के आधार पे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति लोगों के मन के अंदर के विश्वास को जगाया कि हम श्रेष्ठ हैं, हम आर्य हैं, हम उत्तम हैं। इस आधार पर लोगों की भावना को उन्होंने बढ़ावा दिया और फिर उन्होंने अपने समाज की बुराइयों को उन्होंने अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के आधार पर दूर करने का जो है प्रयास है वो उन्होंने किया। वहीं एशियाटिक सोसाइटी ने एशियाटिक सोसाइटी जो कि भारत के अंदर संस्था थी, इसने कई प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन, अनुवाद है वो अपनी भाषा में करवाया, अंग्रेजी अनुवाद किया और अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर भारतीय धर्म और संस्कृति को उन्होंने समझने का प्रयास है वो किया और इस प्रकार से भारतीय के मन में अपने धर्म और इतिहास और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव है वो बढ़ा। तो इसने भी जो है धार्मिक आंदोलन के उदय के कारणों में एक प्रमुख कार्य किया है। तो दो प्रमुख कारण आ गए, एक तो ईसाई धर्म प्रचारकों का आना, दूसरा है जो है यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महत्व दिया जाना। तीसरा पॉइंट आता है पश्चिमी सभ्यता के प्रचार प्रसार के कारण भारतीय शोषण के, चूंकि अंग्रेज भारत के अंदर थे, भारतीय जो है अंग्रेजों
अंग्रेजों के रहन सहन, खान पान, उनके लिविंग स्टैंडर्ड से प्रभावित हो रहे थे और इसके चलते बहुत सारे भारतीय वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे। लेकिन जो विद्वान थे, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से पूरी तरह जुड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि इस तरीके से हर भारतीय वो धर्म परिवर्तन कर रहा है, वो यूरोपियन सभ्यता संस्कृति को अपना रहा है, उसके अंदर पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों के खान पान में, लोगों के रहन सहन में, लोगों के बोलचाल में परिवर्तन आ रहा था। और इसके चलते कई भारतीय है, शिक्षित भारतीय वो सशंकित हो गए, उन्हें अपने धर्म के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दिया। और उन्होंने ऐसे में उन विद्वानों ने भारत के अंदर जो बुराइयां थी, भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां थी, रूढ़ियां थी, जिन्होंने भारतीय लोगों की सोच को जकड़ रखा था, पुरातनपंथी सोच थी, उन्होंने उस सोच को तोड़ने का प्रयास किया कि हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए और अपने विचारों को क्रांति देनी चाहिए, कि क्रांतिकारी विचारों को अपनाना चाहिए। हम जिस सोच में पकड़कर या जिस सोच को हम जकड़ कर बैठे हैं, उस सोच के आधार पर हम नहीं चल सकते। तो इन विद्वानों ने भारतीय समाज और सभ्यता में जो रूढ़ियां, जो बेड़ियां, जो बुराइयां विद्यमान थी, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो इन विद्वानों का प्रयास भी कहीं न कहीं जो है सामाजिक आंदोलन के उदय का कारण, या फिर कह सकते हैं कि जो यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति भारत के अंदर पनप रही थी, वो कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर प्रहार था, जिसके चलते भारतीय सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे वो मूल से हट रही थी। तो इसके चलते इन विद्वानों के प्रयासों ने भी जो है सामाजिक आंदोलन के उदय का एक कारण के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका और अंग्रेजी अत्याचारों की खबरें। चूंकि मुद्रण का भी आविष्कार हो चुका था विभिन्न प्रकार, उससे पहले पूर्व में जो है वाया मीडिया है वो समाचार बहुत जल्दी नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब चूंकि छापाखाना, मुद्रण, प्रेस के माध्यम से पत्र पत्रिकाएं छप रही थी और उन पत्र पत्रिकाओं के छपने से अंग्रेज या भारतीय लोगों के प्रति जो अंग्रेज है वो दुर्व्यवहार करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनके प्रति भेदभाव की नीति को अपनाते थे, वो सारी खबरें हैं वो इन समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बाहर आने लगी थी। या कह सकते हैं समाचार पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेजों के दुर्व्यवहार की खबरों को भी छापना शुरू कर दिया था, जिससे भारतीय जनता जब उन समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ती थी तो अंग्रेजों के प्रति उनके मन में जो है क्रोध या आक्रोश वो पनपता था। तो इन समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही कि लोगों की जागृति या सोच को उन्होंने जगाने का प्रयास किया। वहीं अंग्रेजी अत्याचारों की खबरों को देखकर उनका मन है वो उद्वेलित होता था और अपने मन के झंझावतों के आधार पर भी उन्होंने अपनी सोच को जगाया कि क्या अंग्रेजों का इस तरह से भारतीयों के ऊपर व्यवहार करना क्या ये उचित है। तो इस आधार पर उन्होंने अपनी सोच को जगाया, एक नवीन चेतना, नवीन दिशा है उन्होंने जो है अपनी सोच को प्रदान की। वही जन जागृति, इस प्रकार से इन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों की सोच जब जगने लगी तो एक तरह से उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से या विद्वानों ने जब इन खबरों के माध्यम से लोगों की जागृति या लोगों के अंदर अपने विचारों को डाला, ऐसी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी जिसके माध्यम से समाज की बुराइयों को हटाने का प्रयास किया गया था। वास्तविक दर्पण है वो लोगों को दिखाने का प्रयास वो किया गया था। इससे भी लोगों के मन में जन जागृति आई, उनकी सोच है वो डेवलप हुई और इस तरीके से समाज के अंदर एक नया दौर आया, क्रांतिकारी विचारों का उदय हुआ, धर्म के अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ, धर्म की बेड़ियां जो जकड़े हुए रखी थी उन बेड़ियों में परिवर्तन आने लगा, लोगों की सोच है वो बदलने लगी। इस आधार पे इसे हम पुनर्जागरण का दौर है वो कह सकते हैं। तो इसी पुनर्जागरण के समय ने या इस प्रकार की पत्र पत्रिकाओं की भूमिका के माध्यम से भी सामाजिक आंदोलन को गति मिली या इसके उदय होने के कारणों में हम इसे भी मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा पॉइंट, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का उदय। ये वो वर्ग था जो कि मैट्रिक पास करके क्लेरिकल या क्लर्क बनता था या बाबू जिनको बनाया जाता था। लेकिन चूंकि ये जो अंग्रेजों के आसपास रहते थे, अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को वो गौर से महसूस करते थे, उनको समझने का प्रयास करते थे और उन्होंने वास्तविकता को समझा कि उनकी ये प्रयास क्या है
और भारतीयों में समानता और एकता की भावना उन्होंने विकसित की। तो जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग था उसका उदय हुआ और कई लोग ऐसे भी थे जो कि शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से पश्चिमी देशों की तरफ गए थे, यूरोप की तरफ गए, कोई इंग्लैंड गया, कोई फ्रांस गया, कोई इटली गया। तो यहाँ पर उन्होंने जब यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति को जाना तो वहाँ के लोगों के विचारों में बहुत फर्क था। उनकी संस्कृति हमसे बहुत भिन्न थी, उनका रहन सहन, उनकी सोच है वो भारतीयों से बहुत भिन्न थी। और जब वो पुनः लौट कर आए तो उन्होंने जब अपने समाज को देखा तो वो समाज उन्हें कहीं ना कहीं अंधकार में डूबा हुआ नजर आया और इसके चलते उन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास है वो किया। और फिर इस मध्यम वर्ग ने सबसे ज्यादा उसका योगदान रहा समाज के अंदर जन जागृति को लाने में। और इन्होंने भारतीय, क्योंकि वहां पर जब वो यूरोप की तरफ गए थे जो शिक्षित भारतीय थे, उन्होंने देखा कि वहां पे धर्म आधारित किसी भी प्रकार का समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, वहां सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाता है, एक ही नजर से देखा जाता है। लेकिन भारत में जाति आधारित बुराइयां मौजूद थी कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, धर्म आधारित तो थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, और जाति आधारित की भारत में हिंदू में भी जैसे एक हिंदू सबसे उच्च है तो एक हिंदू के साथ है वो सबसे निम्न दर्जा है उससे प्राप्त था और समाज में उसे वो सम्मान नहीं मिलता था जिसका वो हकदार होता था, उन्हें हाशिए पे रखा जाता था। तो ऐसी स्थिति में ये शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता के मन में चेतना जागृत करने का प्रयास किया और उन्होंने यूरोपीय दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय समाज को समझने और समझाने का प्रयास किया और उन्होंने भारतीयों में भी समानता और एकता की भावना को विकसित करने पर बल दिया। और इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भारत की सभ्यता और संस्कृति में, भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास वो किया और इसी क्रांतिकारी परिवर्तनों ने या इन्हीं क्रांतिकारी परिवर्तनों ने समाज में सामाजिक आंदोलन के उदय में अपना योगदान है वो दिया। तो इस प्रकार से जो भारतीय आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो प्रारंभ हुआ था उसमें बहुत सारे विद्वानों का योगदान था और उसके उदय में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन संस्था, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और अन्य कई जो है संगठन थे जिनका योगदान है वो समाज को आगे लाने में रहा, समाज की बुराइयों को दूर करने में, धर्म की बुराइयों को दूर करने में रहा। और इस प्रकार से उनके ही विचारों ने जो है सामाजिक आंदोलन को उदित होने में अपना योगदान दिया। तो हम सामाजिक आंदोलन के चूंकि हम कारणों को पढ़ रहे थे तो ये कारण थे